क्या हमारी सोच सचमुच हमारी हकीकत बदल सकती है? मतलब क्या ये जो साधारण से असाधारण बनने का रास्ता है, ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है या हम सब में वो काबिलियत छुपी है? आज हम इन्हीं सवालों की थोड़ी गहराई में जाएंगे। बात करेंगे परिवर्तनकारी सोच की, यानी ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग की। और हमारी ये जो पड़ताल है, ये विवेक कुमार की किताब थिंक डिफरेंट विन बिग पर आधारित है। ये किताब बताती है कि मानसिकता में रणनीतिक बदलाव, स्ट्रैटेजिक माइंडशिफ्ट जिन्हें कहते हैं, वो कितने कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। इस किताब में ना लेखक ने अपने करीब 2 दशकों के सेल्स और मार्केटिंग अनुभव का पूरा निचोड़ डाला है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि किताबी ज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ें और उन व्यवहारिक रणनीतियों को, उस गहरी समझ को निकालें जो शायद हमारी अपनी सोच और नतीजों को भी बदल सकें। हाँ, मकसद यही है समझना कि सिर्फ अलग सोचने से बात नहीं बनती। अपनी मानसिकता को असल में बदला कैसे जाए ताकि सफलता और संतुष्टि दोनों मिले। चलिए इस सोच की यात्रा पर निकलते हैं। बिल्कुल। और यात्रा की शुरुआत होती है ये समझने से कि ये परिवर्तनकारी सोच आखिर है क्या चीज। ये सिर्फ मतलब हटके सोचना नहीं है। ये है अपनी मौजूदा सोच के दायरे को तोड़ना, उन मान्यताओं पर सवाल उठाना जो शायद हमें पीछे खींच रही हों। और हाँ, अनिश्चितता को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखना, ये एक तरह की आप कह सकती हैं मानसिक री इंजीनियरिंग है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में ये जरूरी क्यों है? शायद इसलिए कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। सही कहा आपने, बिल्कुल। ये सोच हमें स्थिर नहीं रहने देती। ये हमें चुनौतियों को समस्या नहीं बल्कि एक पहेली की तरह देखने में मदद करती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें लगातार सीखने और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ना, नेटफ्लिक्स ने कैसे सोचा कि लोग दुकान जाकर डीवीडी क्यों लेंगे अगर फिल्म में घर बैठे ही मिल जाए। यही तो थी वो बात, यथास्थिति को चुनौती देना। हाँ, सही। और इसी से जुड़ा एक बहुत अहम विचार है ग्रोथ माइंडसेट का, जिसके बारे में मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने काफी लिखा है। मतलब ये मानना कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि मेहनत और सीखने से बढ़ाई जा सकती है। हाँ। इसके ठीक उलट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, जहां लोग मानते हैं कि भाई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कुछ बदलेगा नहीं। बिल्कुल। और ये ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, इसका तो वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, हमारा दिमाग ना लगातार बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है जैसे जैसे हम सीखते हैं या अनुभव करते हैं। वो लंदन के टैक्सी ड्राइवरों पर स्टडीज हुई थी ना। हाँ, सुना है। वो दिखाती हैं कि शहर के वो मुश्किल नक्शे याद करने से उनके दिमाग का वो हिस्सा विकसित हो जाता है जो नेविगेशन में मदद करता है। हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोशिश करने से हम सचमुच बदल सकते हैं, हमारा दिमाग बदल सकता है। ये जानना कि हमारा दिमाग बदल सकता है, ये तो वाकई उम्मीद जगाता है। लेकिन कई बार हमारी अपनी मान्यताएं वो ही हमें रोक लेती हैं। ये सीमित करने वाले विश्वास या लिमिटिंग बिलीव्स, ये कैसे बनते हैं और हमारी हकीकत पर असर कैसे डालते हैं? ये विश्वास असल में धीरे धीरे बनते हैं, हमारे अनुभवों से, हमारी परवरिश, समाज, हमारी शिक्षा, इन सब से। और दिक्कत तब होती है जब ये हमें ये यकीन दिला देते हैं कि भाई हम ये नहीं कर सकते या वो हमारे लिए नहीं है। हाँ, ये तो होता है। इन पर काबू पाने का तरीका है सबसे पहले तो इन्हें पहचानना कि मेरा लिमिटिंग बिलीफ है क्या। फिर खुद से पूछना, अच्छा इस विश्वास का कोई ठोस सबूत है क्या मेरे पास। अक्सर ये सिर्फ डर पर टिके होते हैं, हकीकत पर नहीं। सही कहा। इसके बाद आता है पुनर्गठन, मतलब उस नकारात्मक सोच को एक सकारात्मक या कम से कम एक यथार्थवादी नजरिए से देखना। और अंत में इस नई सोच को एफर्मेशंस या लगातार अभ्यास से मजबूत करना पड़ता है। आत्मसंदेह से लड़ने का यही रास्ता है। पहचानो, सामना करो, बदलो और पक्का करो। किताब में कहानी है हिमालय के एक गांव के लड़के आनंद की। उसको यही बताया गया था कि भाई तुम्हारी दुनिया छोटी है, बड़े सपने तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उसने इस सीमित सोच को चुनौती दी, पढ़ाई की और टेक्नोलॉजी में अपना नाम बनाया। ये कहानी दिखाती है कि सोच बदलने से हालात बदल सकते हैं, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो। और बदलाव की बात चली है तो किताब कहती है कि ये जिंदगी का नियम है। बदलाव ही स्थिर है, जो बदलता नहीं वो एक तरह से ठहर जाता है। लेकिन बदलाव अक्सर मुश्किल लगता है। लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? डर, सीधी सी बात है, डर, अनजाने का डर, नाकामयाबी का डर, या फिर अपने आराम के दायरे से, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर। इसे किताब में बदलाव का द्वंद्व यानी चेंज कॉनंड्रम कहा गया है। अच्छा, ये द्वंद्व मतलब
डर के कारण? हाँ, मुख्य रूप से। और इससे निपटने का एक तरीका है वृद्धिशील अनुकूलन, इंक्रीमेंटल एडेप्टेशन। ओके। मतलब बड़े बदलाव को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ देना, एकदम से पहाड़ नहीं चढ़ना, छोटे छोटे कदम। इससे डर कम होता है और धीरे धीरे नई चीज आदत बन जाती है। और बदलाव या मुश्किलों का सामना करने के लिए एक और चीज जो बेहद जरूरी है वो है लचीलापन, रेजिलियंस। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने में मदद करती है। किताब में से अनसंग हीरो कहा गया है। ये सिर्फ टिके रहना नहीं है, बल्कि हालात के मुताबिक ढलना और शायद बेहतर होकर वापसी करना है। बिल्कुल। और लचीलापन बनाने के कई तत्व हैं, लेकिन मैं कहूंगी 2-3 बेहद अहम हैं। एक है भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन। मतलब अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें काबू में रखना, ताकि वो हम पर हावी ना हो, गुस्से में या डर में फैसले ना लें। ठीक है। दूसरा है अर्थ और उद्देश्य, मीनिंग एंड पर्पस। ये जानना कि हम जो मुश्किल झेल रहे हैं या जो मेहनत कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। एक बड़ा क्यों, एक बिगर पिक्चर हमें टिके रहने की वजह देता है। ये जरूरी है। और तीसरा सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट। मुश्किल वक्त में भरोसेमंद लोगों का साथ होना, ये बहुत बड़ी ताकत है। अकेले लड़ना मुश्किल होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण किताब में ऑरोरा इनोवेशंस टेक स्टार्टअप का है। वो कंपनी तो लगभग बंद होने वाली थी, दिवालिया होने के कगार कर। हाँ, मैंने पढ़ा है। पर जो लीडर थे रे गुप्ता और उनकी टीम, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, मुश्किल हालात में भावनाओं को संभाला और एक मकसद के साथ डटे रहे। नतीजा, कंपनी न सिर्फ बची बल्कि कामयाब भी हुई। ये बिल्कुल सही उदाहरण है। ये दिखाता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अवसर में बदला जा सकता है। हर नाकामी एक सबक है अगर हम उसे उस नजरिए से देखें। जरूरी है कि हम उसका विश्लेषण करें, सीखें और फिर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ें। वॉल्ट डिज्नी को भी तो शुरुआत में कितनी बार नकारा गया था। हाँ, सही बात है। लेकिन उन्होंने उन अनुभवों से सीखा और फिर कुछ इतना बड़ा बनाया। बिल्कुल। पर सिर्फ सोचना या लचीला होना ये काफी नहीं है। असली चुनौती है सोच को एक्शन में बदलना। हम अक्सर अच्छी योजनाएं बनाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, पर फिर टालटमोल कर जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन। इस गैप को कैसे भरा जाए? यहाँ 2 चीजें बहुत काम आती हैं। एक, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। मतलब सिर्फ सफल होना है जैसा गोल काफी नहीं है। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, मेजरेबल जिसे मापा जा सके, अचीवेबल जो हासिल करने लायक हो, रेलेवेंट प्रासंगिक और टाइम बाउंड समय सीमा के साथ। स्मार्ट गोल्स। हाँ। दूसरा है विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए मन में उसकी एक स्पष्ट तस्वीर देखना, उसे महसूस करना। ये सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है, ये असल में दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम करने का एक तरीका है। जैसे किताब में वो जिम्नास्ट मारिया रोड्रिगेज की कहानी है। वो चैंपियनशिप जीतने से पहले हर रात अपनी पूरी रूटीन को मन में दोहराती थी, एक एक मूव जीत की भावना महसूस करती थी। हाँ। और इस मानसिक अभ्यास ने उसके असल प्रदर्शन में बहुत बड़ा फर्क डाला। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया को जो ईंधन देता है, जो ताकत देती है, वो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। इसके पीछे भी विज्ञान है। सकारात्मक भावनाएं असल में हमारी सोच का दायरा खोलती हैं, हमें ज़्यादा क्रिएटिव बनाती हैं। इसे बारबरा फ्रेडरिक्सन की ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी कहते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना है। हाँ, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। मतलब जबरदस्ती हर चीज को अच्छा बताना, मुश्किलों को नकारना, वो नहीं। सच्ची सकारात्मकता मुश्किलों को स्वीकार करती है, पर उम्मीद बनाए रखती है और समाधान ढूंढने पर फोकस करती है। तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लाएं, सच्ची सकारात्मकता को? किताब कुछ आसान तरीके सुझाती है, जैसे रोज उन चीजों के लिए आभार जताना जो हमारे पास हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपनी चुनौतियों को देखने का नजरिया बदलना, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। सही। दूसरों की सच्ची तारीफ करना और दिन के अंत में कुछ पल निकालकर सोचना कि आज क्या अच्छा हुआ, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। किताब में एक बरिस्ता माया की कहानी है। उसकी मुस्कान और पॉजिटिव रवैये ने न सिर्फ उसे अपनी निजी मुश्किलों से उबरने में मदद की, बल्कि उसके कैफे का पूरा माहौल ही बदल दिया। हाँ, ये रिपल इफेक्ट होता है। हाँ, उसकी पॉजिटिविटी दूसरों तक भी फैली। ये सब सुनकर लगता है कि हाँ, बदलाव संभव है, अपनी सोच को बदला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस बदले हुए नजरिए को, इस नई सोच को बनाए कैसे रखें? ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।
लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसका एक बहुत अहम हिस्सा है आजीवन सीखते रहना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए आइडियाज आ रहे हैं, तो हमें भी अपनी जानकारी और स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहना होगा। इसके लिए अपनी जिज्ञासा बनाए रखना जरूरी है, सवाल पूछना, सीखने के नए तरीके आजमाना, पढ़ना, सुनना, करना, और जो सीखा है उसे अमल में लाना भी उतना ही जरूरी है। और शायद अपनी मानसिकता का भी उसी तरह रख रखाव करना पड़ता है जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल। इसे मानसिकता रख रखाव या माइंडसेट मेंटेनेंस कह सकते हैं। रोज थोड़ा समय निकालकर सोचना कि आज क्या सीखा, क्या महसूस किया। जर्नलिंग करना यानी अपने विचार लिखना बहुत मदद करता है। अच्छा। ऐसी किताबें पढ़ना या ऐसे लोगों से बात करना जो आपकी सोच को थोड़ा चुनौती दें, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, ये सब दिमाग को तेज और खुला रखने में मदद करते हैं। किताब एक परिवर्तन टूलकिट का भी जिक्र करती है। क्या इसमें कुछ खास औजार हैं जिनसे मदद मिल सकती है? हाँ, उसमें कई चीजें हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये कुछ क्षेत्रों पर फोकस करती हैं। जैसे फोकस बढ़ाने के लिए माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की तकनीकें, अच्छी आदतें बनाने के लिए हैबिट स्टैकिंग जैसे तरीके। मतलब कोई नई आदत बनानी है तो उसे किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ दो, जैसे सुबह ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। रचनात्मकता और ताजगी के लिए नियमित ब्रेक लेना और कुछ अलग करना जो आपके रूटीन से हटकर हो। और एक बहुत जरूरी चीज, लगातार फीडबैक लेना, दूसरों से पूछना कि आप कैसा कर रहे हैं और उस फीडबैक के हिसाब से खुद को बेहतर बनाना। ये एक पूरा सिस्टम है, सिर्फ एक टूल नहीं। ये तो है। और हमारे आसपास का माहौल, लोग, जगह, वो भी तो हमारी सोच पर असर डालते होंगे ना? बहुत सादा, बहुत गहरा असर डालते हैं। हमारा भौतिक माहौल, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, हमारा सामाजिक माहौल, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और हमारा मनोवैज्ञानिक माहौल, हमारे अंदर कैसा महसूस होता है, ये सब मिलकर हमारी मानसिकता को घड़ते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम होशपूर्वक ऐसा माहौल बनाएं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। मतलब अपने स्पेस को ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे। नकारात्मकता या टॉक्सिक लोगों से थोड़ी दूरी बनाना और एक सपोर्टिव नेटवर्क बनाना, ऐसे लोग जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे न खींचें। मानसिकता और माहौल ये एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हैं। और दूसरों के साथ मिलकर काम करना, नेटवर्किंग, ये कितना महत्वपूर्ण है? अरे ये तो सिनर्जी पैदा करता है। जब अलग अलग सोच, अलग अलग हुनर मिलते हैं तो कुछ नया और बेहतर बनता है जो शायद अकेले संभव ना हो। इसे सामूहिक बुद्धिमत्ता या कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अपना एक दायरा बनाना, अपना सर्कल बनाना और उन रिश्तों को निभाना जरूरी है। ये सिर्फ मतलब के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखने और एक दूसरे को सहारा देने के लिए भी। सही लोगों का साथ आपकी सोच और कामयाबी पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। और अंत में एक बहुत जरूरी चीज है जिसे किताब कहती है रणनीतिक धैर्य, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। रणनीतिक धैर्य, ये क्या है? ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये समझने की कला है कि कब एक्शन लेना है, कब थोड़ा रुकना है और कब शायद दिशा बदलनी है। ये तुरंत नतीजे पाने की जो हमारी चाहत होती है ना, उसको काबू में रखकर लंबी दौड़ पर ध्यान देना है। परिवर्तन एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, ये समझना होगा। किताब में वो धावक सैमुअल की कहानी है, शायद वो इसी का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। सैमुअल ने दौड़ में कई बार नाकामी देखी, उसे चोटें भी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रणनीतिक धैर्य दिखाया, अपनी ट्रेनिंग बदली, अपनी सोच पर काम किया और आखिरकार लंबी दौड़ में सफल हुआ। ये कहानी दिखाती है कि परिवर्तनकारी सोच और धैर्य, इन दोनों के साथ मिलकर लंबे समय में बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। तो मतलब इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि अपनी सोच को बदलना एक लगातार चलने वाली यात्रा है। कोई मंजिल नहीं है, सफर है। और इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट, लचीलापन, स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मकता, निरंतर सीखना और हाँ, ये रणनीतिक धैर्य जैसे औजारों की जरूरत पड़ती है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन का खेल नहीं है, बल्कि सही रणनीतियों और आदतों का भी खेल है। बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात, याद रखने वाली बात यह है कि बदलाव की चाबी हमारे अपने हाथ में है। परिवर्तनकारी सोच कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि एक कौशल है, एक स्किल है, जिसे अभ्यास से सीखा और निखारा जा सकता है।
हम सब कर सकते हैं। तो जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को एक बगीचा माने हैं, तो आज आप उसमें कौन सा बीज बोना चाहेंगे जो भविष्य में कामयाबी का फल दे? या ये सोचें कि ये जो रणनीतिक धैर्य की बात हमने की, वह आपकी किसी मौजूदा